हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। एलएलएम के एंट्रेंस में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्पेसिफिक रेफरेंस होती है आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के लिए और दूसरा इनके जो जजमेंट्स हैं उसके लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का एक पार्ट है। ये इसके 6 ऑर्गन में से एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ऑफिस ऑफिशियली न्यूयॉर्क में नहीं है। इसकी सीट दी हॉग नेदरलैंड्स में है। 15 जजेस होते हैं टोटल, 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और अपॉइंटमेंट इनका यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश और फ्रेंच है और भी इसके करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉन ई डोनेगो, यूएसए की हैं, और हमारे इंडियन जज हैं दलवीर भंडारी। तो चलिए आईसीजे स्टैट्यूट के बारे में पहले देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूरा स्टैट्यूट जो है वो 5 चैप्टर्स में पढ़ा जाता है। पहला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन की, आर्टिकल 2 से 33 तक। आर्टिकल 4 जजेस के इलेक्शन के बारे में बात करता है कि इनका इलेक्शन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर करती है। आर्टिकल 13 टेन्योर की बात करता है, 9 साल का टेन्योर है। आर्टिकल 25 क्योरम की बात करता है कि कम से कम 9 जजेस का बेंच होना चाहिए। आर्टिकल 29 समरी प्रोसीजर की बात करता है, 5 जजेस का जो होता है और इसे हम चैम्बर के अगर बुलाते हैं। और आर्टिकल 33 एक्सपेंसेस की बात करता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनके वो यूएन बेयर करता है। चैप्टर 2 बात करता है कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी मतलब ज्यूरिसडिक्शन की, आर्टिकल 34 से 38 तक। आर्टिकल 34 सब आर्टिकल 1 या क्लॉज 1 ये कहता है कि सिर्फ स्टेट्स ही पार्टीज हो सकती हैं किसी भी डिस्प्यूट के लिए। आर्टिकल 36 सब आर्टिकल 1 बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। ज्यूरिसडिक्शन है किन किन मैटर्स के लिए, मैटर जो पार्टीज रेफर करती हैं, यूएन रेफर करता है या यूएन चार्टर में जो मैटर्स लिखे हुए हैं वो, जो ट्रीटीज़ हैं वो, और जो कन्वेंशंस हैं फोर्स में, वो सारी की सारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। आर्टिकल 36 सब आर्टिकल 2 इम्प्लाइड एसेंट टू ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि जब भी कभी पार्टीज स्पेसिफिकली नहीं कोई रेफरेंस देती हैं पर उन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रखी है या किसी भी तरीके से स्पेशल एग्रीमेंट का रेफरेंस दे दिया है तो दे हैव इम्प्लाइडली कंसेंटेड टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली ये कौन कौन से मैटर्स हैं जिन्हें देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरप्रिटेशन करते हैं ट्रीटीज़ की, कोई भी इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है या कोई ऐसा फैक्ट है जिसके ब्रीच से किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को नहीं फॉलो किया जा रहा है, या कोई ऐसा फैक्ट है जिससे किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का ब्रीच हो रहा है, या रिपेरेशन मतलब जो आपको लॉस का जो कंपनसेशन आपको अमाउंट डिसाइड करना है वो भी, उसका नेचर और उसका एक्सटेंट भी डिसाइड किया जाता है। आर्टिकल 36 सब आर्टिकल 6 जब भी कभी जुरिस्डिक्शन को लेकर प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस करी जाएंगी वो मैटर को डिसाइड करने का पूरा जो कॉम्पिटेंसी है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ही है। आर्टिकल 38 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को अप्लाई किया जाता है, चाहे वो जनरल नेचर की हैं चाहे पर्टिकुलर नेचर की हैं। इंटरनेशनल कस्टम और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, and the most important thing is judicial decision and teachings of the most highly qualified publicists of various nations as subsidiary means, उनको सब्सिडरी मीन्स की तरह ही अप्लाई किया जाता है। चैप्टर 3 बात करता है प्रोसीजर की। आर्टिकल 39 लैंग्वेज बोलता है कि इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हाँ अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं तो उनकी कंसेंट से किसी और लैंग्वेज में भी आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करी जा सकती हैं, और जजमेंट अगर आप कहते हैं तो उसी लैंग्वेज में जजमेंट भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। आर्टिकल 40 कहता है कि केसेस कैसे आते हैं कोर्ट के सामने, या तो पार्टी स्पेशल एग्रीमेंट का नोटिफिकेशन जो होता है वो पूरा एक उन्हें रेफ़र कर देती हैं, उन नोटिफाई कर देती हैं, या फिर आप रजिस्ट्रार को एक रिटन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। आर्टिकल 43 हेयरिंग की बात करता है, रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में होती हैं। जैसे ओरल में चले जाओ, एविडेंस हो गया, टेस्टिमनीज होगी, विटनेसेस हो गई, ये सब उसमें आता है। आर्टिकल 46 ये कहता है कि जितनी भी ये हेयरिंग होती है कोर्ट में वो पब्लिक हेयरिंग होगी अनलेस पार्टी स्पेसिफाई कि वो कंफर्टेबल नहीं है। आर्टिकल 59 इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो रेस जुडिकेटर की तरह ऑपरेट नहीं होते, ये सिर्फ उन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच में बाइंडिंग है जिन्होंने केस रेफर करा था। आर्टिकल 60 कहता है कि जजमेंट फाइनल होगी और इस पर कोई अपील नहीं हो सकती। आर्टिकल 61 कहता है कि अगर पार्टी ने डिवीजन एप्लीकेशन फाइल करनी है तो डेट ऑफ जजमेंट से 10 साल का टाइम पीरियड है जिसमें वो ये सारा काम कर सकती है। चैप्टर 4 जो फोकस है इसका एडवाइजरी ओपिनियन पर है, एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 65 कहता है कि यूएन अगर कोई मैटर रेफर कर देता है या कोई रिटर्न रिक्वेस्ट कर देता है कि
किसी लीगल क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन चाहिए या किसी ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वहाँ पर एडवाइजरी ओपिनियन दिया जाता है। आर्टिकल 67 कहता है कि एडवाइजरी ओपिनियन ओपन कोर्ट में ही दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, केसेस की। मैंने इस वीडियो में 1947 से लेकर 1984 तक के केसेस कवर करे हैं। अगर आपको इसके आगे के केसेस चाहिए तो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा। सबसे पहला केस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आया था वो है यूके वर्सेस अल्बानिया, जिसे आप कॉर्फू चैनल केस के नाम से भी जानते हैं। 1947 का केस है। इसमें बेसिकली इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे से हैं कि अल्बानिया ने अपने टेरिटोरियल वाटर में कुछ माइंस, सी माइंस बिछा दिए थे अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन्होंने काम ये डायरेक्टली नहीं करा था, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराया था। अब यूके के रॉयल शिप वहाँ से निकले और वो टकरा गए और डिस्ट्रॉय हो गए। तो यूके ने यूएन में एक एप्लीकेशन फाइल करा, बोला मैटर हमारा देखिए आप। यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने आईसीजे को रेफर कर दिया। आईसीजे ने इस केस में 3 जजमेंट्स दी थी। पहली जुरिस्डिक्शन के लिए, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर दोनों पार्टीज कंबाइन रेफर कर रही हैं मैटर को तो इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि उन्होंने मेरी जुरिस्डिक्शन को मान लिया है। सेकेंड, मेरिट्स ऑफ डिस्प्यूट पर उन्होंने राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज को वैलिड बोला और यूके की फेवर में ये केस किया। और थर्ड जजमेंट में उन्होंने बोला कि अल्बानिया को यूके को 844,000 पाउंड्स को पे करना पड़ेगा। यूके ये केस जीत गया था। इसी केस का नेक्स्ट लिंक आता है मॉनिटरी गोल्ड रिमूव्ड फ्रॉम रोम इन 1943, दैट इज इटली वर्सेस यूके, यूएसए एंड फ्रांस का केस है। इसमें बेसिकली एक गोल्ड इन्होंने रिमूव करा था और वो बेसिकली अल्बानिया का था, और इटली, यूके, यूएसए और फ्रांस को ये काम मिला था कि वो पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर दे। तो इटली ने भी अल्बानिया से कुछ पैसे लेने थे और यूके ने तो लेने ही थे। यूके ने जल्दी से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन फाइल कर दी कि भैया जो मेरा अमाउंट है वो मुझे पे कर दीजिए। लेकिन जब इटली ने केस फाइल करा तो अल्बानिया ने उसका रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई मैं इस मैटर में आपको नहीं अब कुछ आगे देख सकता। सेकेंड जो केस आया था आर्टिकल 4 जो यूएन चार्टर का है कि स्टेट की एडमिसिबिलिटी की जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से मैंडेटरी है जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर या नहीं है। तो 12 स्टेट्स ने अप्लाई करा था और 12 स्टेट्स की एप्लीकेशन को सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया था। जनरल असेंबली ने आईसीजे को रेफ़र कर दिया मैटर ओपिनियन के लिए कि आप हमें बताइए क्या ये बाइंडिंग नेचर की है या नहीं है आर्टिकल 4। तो उन्होंने ओपिनियन बोला कि आर्टिकल 4 में जो कंडीशंस दी गई हैं वो एग्जॉस्टिव हैं और अगर कोई स्टेट उसे फुलफिल कर देता है तो सिक्योरिटी काउंसिल इज़ अंडर अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन कि वो रिकमेंडेशंस उसकी करेगा जनरल असेंबली को, और जनरल असेंबली को उसके ऊपर अपना डिसीजन देना पड़ेगा। थर्ड केस है आपका 1948 का, रिपेरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन सर्विस ऑफ यूएन। इसमें यूएन का एक मीडिएटर था, उसको जेरूसलम में असैसिनेट कर दिया गया था। तो यूएन ने पूछा था इनसे कि क्या हम सू कर सकते हैं स्टेट को, और इस पे आईसीजे ने अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कि हाँ आप कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल एक्शन। नेक्स्ट केस है हमारा फिशरीज़ का केस, यूके वर्सेस नॉर्वे का 1949 का केस है। इसमें नॉर्वे ने एक बेसिकली 1935 में डिग्री पास करी थी जिसमें उसने अपने लिए कुछ फिशिंग ग्राउंड्स हैं जो रिजर्व कर लिए थे अपने फिशरमैन के लिए। तो इशू जो आया, यूके जो इशू लेकर आया कोर्ट के सामने वो ये था कि इसने जो अपना बेस लाइन ड्रॉ कर लिया है क्या वो सही तरीका है उसको मेथड को फॉलो करने का जो इसने मेथड फॉलो करा है, और स्पेसिफिक रेफरेंस नॉर्वेजियन कोस्ट लाइन का। तो इसमें डिसीजन बोला उन्होंने कि नॉर्वे ने जो मेथड अडॉप्ट करा स्ट्रेट बेस लाइन मेथड वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आता है हमारा स्ट्रेट बेस लाइन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट केस है आपका एजाइलम केस, कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस है 1949 का। इसमें एक अंकल हैं विक्टर जो पेरू के पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने कोई मिलिट्री रिबेलियन कर दिया था पेरू में और भागकर कोलंबिया आ गए थे। पेरू ने केस फाइल कर दिया कि इसको बोलो हमारा जो है ये पॉलिटिकल अफेंडर वापस करे, और उन्होंने जो रेफरेंस दिया वो था उनका पैन अमेरिकन हवाना कन्वेंशन 1928 एजाइलम पर जो उन्होंने साइन करी हुई थी। तो कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या कोलंबिया डिसाइड कर सकता है कि ये विक्टर अंकल पॉलिटिकल अफेंडर है या कॉमन अफेंडर है, तो इस पर उसका आंसर था नहीं। और उन्होंने ये भी बोल दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये भी बोल दिया कि एसाइलम जो था वो 1928 की कन्वेंशन के अगेंस्ट था, तो कोलंबिया के अगेंस्ट चला गया केस। कहने का मतलब ये है कोलंबिया ने दोबारा रिक्वेस्ट करी ये पूछने के लिए, सर मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, इंटरप्रेट कर दीजिए कि मुझे इस अंकल को सरेंडर करना है पेरू गवर्नमेंट को या नहीं करना है। उन्होंने बोला टाइम नहीं है अभी, बाद में आना। 1950 में उन्होंने फिर से कोलंबिया ने रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना, आप प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला भैया और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एसाइलम को टर्मिनेट करने के लिए, पर हाँ आप बाउंड नहीं है पॉलिटिकल अफेंडर को सरेंडर करने के लिए।
नेक्स्ट केस है हमारा ग्रीस वर्सेस यूके का। इसमें 1919 में एक निकोलस अंकल हैं जो ग्रीक शिप ओनर हैं, उन्होंने यूके की गवर्नमेंट के साथ कुछ गुड्स को परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट करा था, लेकिन यूके गवर्नमेंट अपनी ऑब्लिगेशंस जो भी उसकी थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाई और उन्होंने उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर दी कि हम इसको पैसे नहीं पे करेंगे। तो ग्रीक गवर्नमेंट ने, उनका अपना नेशनल था, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा मैटर कोर्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि यूके ने हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी है और उस ट्रीटी के अनुसार हमें आर्बिट्रेशन में मैटर जाना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ग्रीस की फेवर में डिक्लेयर कर दिया और बोला कि मैं इस मैटर के मेरिट्स पर नहीं जाऊंगा, पर हाँ अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रीटी है आर्बिट्रेशन की, आपको उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है 1951 का, यूके वर्सेस ईरान का, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का। 1933 में एक गवर्नमेंट ऑफ ईरान और एंग्लो ईरानियन कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था ऑयल कंसेशन का, और 1951 में ईरान ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था और यही कारण था डिस्प्यूट का। तो मैटर गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास और ईरान ने जुरिस्डिक्शन पर ऑब्जेक्शन कर दिया। तो उन्होंने बोला हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो ट्रीटी साइन करी हुई है उसमें आपने बोला है 1933 बाद के मैटर्स आएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उससे पहले के नहीं आएंगे। तो पार्टीज़, उन्होंने आगे आर्टिकल 36 को एक्सप्लेन करते हुए यूके को बोला कि पार्टीज़ को कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, उसके लिए उन्हें रेटिफिकेशन करनी ज़रूरी होती है। तो यूके गवर्नमेंट, और मोर ओवर यूके गवर्नमेंट इसमें पार्टी भी नहीं है, उसकी कोई कंपनी है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है मॉनेटरी गोल्ड रिमूव फ्रॉम रोम इन 1943। इसका लिंक हम कॉर्फू चैनल केस के साथ पढ़ चुके हैं कि वो गोल्ड एक्चुअली अल्बानिया को बिलोंग करता था और इनकी 1946 में कोई ट्रीटी हुई थी जिसमें जर्मनी ने बोला था ठीक है जो जो एंटाइटल्ड हैं उनको उनका शेयर मिल जाएगा। तो यूके वैसे ही केस जीत चुका था, तो उसने फटाफट क्या कर दिया, उसने रिकवरी लगा दी यहाँ पर कि भैया इसको बोलो इससे पहले ये पैसा कहीं और चला जाए, इसको बोलो मुझे दे दे, और यूके जीत गया था। नेक्स्ट केस है 1953 का, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का केस है, एडवाइजरी ओपिनियन का केस है। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई थी जनरल असेंबली ने, ये देखने के लिए कि जितनी भी नॉन ऑब्जर्वेंस की एप्लीकेशंस आती हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर यूएन सेक्रेटरी स्टाफ की, उसको हेयर करने के लिए। तो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन पास कर दिया यूएन के अगेंस्ट। अब यूएन जनरल असेंबली के अगेंस्ट, जनरल असेंबली भागी भागी आ गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कि एडवाइजरी ओपिनियन दीजिए। तो उन्होंने बोला ट्रिब्यूनल भाई इंडिपेंडेंट और ट्रूली जुडिशियल बॉडी होती हैं और ये जजमेंट्स जो प्रोनाउंस करती हैं उन पर अपील भी फाइल नहीं हो सकती, और ये जजमेंट्स बाइंडिंग है यूएन और जनरल असेंबली दोनों के ऊपर। तो जनरल असेंबली मना नहीं कर सकती इस जो जजमेंट को इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट है पोर्तुगल वर्सेस इंडिया का केस है 1955 का, राइट टू पैसेज। इसमें ये तो आपको पता ही होगा कि दादरा एंड नगर हवेली पर पोर्तुगीज पोजेशन रहा है और 1954 में इंडिया ने एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉ पास कर दिया था और पुर्तगालियों ने बोलिया भैया यहाँ तो हमारा राइट टू पैसेज है, आप कैसे कर सकते हैं ये सब। तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर दिया कि हमारी ये ट्रीटी साइन हो रखी है, इसके बेसिस पर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो एज़ फार एज जुरिस्डिक्शन कंफर्म उन्होंने करी कि हाँ दोनों पार्टीज़ ने कंपल्सरी इस चीज़ के लिए माना है कि मेरे पास आएंगे, और 12 अप्रैल 1960 को उन्होंने एक जजमेंट दी कि पुर्तगाल का जो राइट टू पैसेज है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस और आर्म्स एम्यूनेशन पर एक्सटेंड नहीं होता है, और इंडिया ने कोई भी काम जो भी इनकी ट्रीटी है उसके अगेंस्ट नहीं करा है। नेक्स्ट केस है कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड का 1959 का, टेम्पल ऑफ प्रेयर विहार का केस है। कंबोडिया ने कंप्लेंट फाइल करी है थाईलैंड के अगेंस्ट कि इन्होंने मेरी ज़मीन का एक टुकड़ा है टेंपल के आसपास का, वो इन्होंने कब्जा कर लिया है और ये टेंपल जो है हमारे लिए कैलाश मानसरोवर टाइप का है। तो थाईलैंड को उन्होंने बोला कि भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो अपनी आर्म्ड अटैचमेंट स्टेशन है वहाँ से जो 1954 से आपने लगा रखे हैं उन्हें आप विड्रॉ कर लीजिए। 26 मई 1961 को थाईलैंड ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि आईसीजे के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी ट्रीटी थी 1904 की उसमें जो डिलिमिटेशन कमीशन थी उसने पेपर पे तो कुछ और लाइन खींची थी, लेकिन जब हमने इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करा तो मंदिर का कुछ हिस्सा हमारे पास भी आ रहा था। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया भैया बड़ी देर से जा गए हो, तुम तो इतने सालों से तुम लोग एक दूसरे के यहाँ पर डिप्लोमेटिक विजिट्स कर चुके हो, तब तो तुमने ये मैटर नहीं रेज करा, अब अचानक से क्यों मैटर रेज कर रहे हो। और अगर तुम ट्रीटी को देखते हो 1904 की, तो उसके हिसाब से जो भी आप टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं या जो पीस ऑफ लैंड आप बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ का है, वो कंबोडिया में ही उन्होंने दिखाया हुआ है वहाँ के मैप में भी। तो इसके ऊपर आर्टिकल 38 लगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल, कि जनरल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेबल सिविलाइजेशन। आप एक बार जा चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार जा चुके हैं, आपने तब तो कोई डिस्प्यूट नहीं रेज करा, जब इनिशियल हुआ था तब भी आपने कोई डिस्प्यूट नहीं रेज करा, तो अब आप उस चीज़ को बैकआउट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट केस है जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स का नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का केस है। डिलिमिटेशन का मतलब मैं पहले आपको छोटा सा बता देती हूँ। डिलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज मार्क करना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है नॉर्थ सी की, जहाँ पर बाउंड्रीज मार्क करने की बात हो रही है और ये बोला जा रहा है कि सर हमें बताओ बाउंड्री कैसे मार्क करेंगे पानी में। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, अगर स्टेट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो इक्वी डिस्टेंस का रूल लगा लो आप, लेकिन अगर दोनों एडजेसेंट हैं तो फिर आप इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे। तो इन्होंने अपनी, अब कोर्ट ने ये बोला तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस जेनेवा कन्वेंशन में मेंशन्ड है और वो कस्टमरी लॉ है। तो इसके जवाब में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने हमें कभी इस आइडिया को इमर्जिंग कस्टमरी लॉ का स्टेटस ही नहीं दिया, तो हम इसे नहीं मानते कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। एंड मोर ओवर जर्मनी ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई में नहीं करा हुआ है, तो आप नहीं कर सकते, आप इक्वी डिस्टेंस का मेथड फॉलो नहीं कर सकते, आपको इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फ्रांस का केस है। इसमें फ्रांस न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था साउथ पैसिफिक रीजन में और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों परेशान थे क्योंकि उनके वहाँ पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोला भाई इसने हमारे साथ ट्रीटी करी हुई है कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, अब आप ये देखो ये ट्रीटी नहीं मान रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पैक्टस एंड सर्वेंडा का रूल अप्लाई कराया, फ्रांस को याद दिलाया, फ्रांस ने बोला ठीक है नहीं करूँगा। अब उन्होंने बोला कि भाई इसमें कोई जजमेंट तो पास हो नहीं सकती क्योंकि उसने मना ही कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, देन यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। नेक्स्ट केस है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, फिर वही बात है, डिलिमिटेशन की ही बात होगी इस केस में भी, और यहाँ पर भी यही बोला गया है कि इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना ज़रूरी है। एंड आज की डेट में इक्विटेबल प्रिंसिपल इज इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री इन द गल्फ ऑफ मेन एरिया, कनाडा वर्सेस यूएसए का 1981 का केस है। इस केस में भी वही है, ये केस पहला ऐसा केस है जो एडहॉक चैम्बर ने सुना था। चैम्बर मतलब वो जो हमने 5 जजेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है शुरू में, यहाँ उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इक्विटेबल प्रिंसिपल का जो रूल है वो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है। मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री एक्टिविटीज इन एंड अगेंस्ट निकागुआ वर्सेस यूएसए 1984 का केस है। यूएसए को आदत है लोगों को कंट्रोल करने की, तो इन्होंने निकागुआ की पोर्ट्स और उसके वाटर्स पर कब्जा कर लिया और उनके जो भी उनकी गवर्नमेंट थी उसको काम नहीं करने दे रहे थे। तो फिर उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करा। उन्होंने बोला भाई देखो क्या कर रहे हैं ये। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूएसए को समझाते हुए कहा देखो भाई उसकी अपनी एक सॉवरेनिटी है, उसकी अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है और आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मोर ओवर प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन आपके ऊपर भी अप्लाई होता है और ये उस बंदे की डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है, आप उसमें यूज़ ऑफ फोर्स या थ्रेट यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ के लिए इमीडिएटली मना किया जाता है और आगे के लिए रोका जाता है। स्टेट को उन्होंने बोला कि आप अपनी पोर्ट्स का एक्सेस ले सकते हैं और अपनी माइंस वगैरह भी डाल सकते हैं। आई होप नो ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।